काबीना की तश्कील का मरहला आखिरकार अबूर हो ही गया। बहुत ज़्यादा मसाइल देखे गए। नए काबीना के अरकान हैं, उनमें BNP का भी एक रुकन शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक पेशावराना अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। BNP मेंगल ने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शरीक ना हुए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआखजे और नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए फाल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकातें अलग अलग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन फंडिंग केस में दीगर सियासी जमातों को बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। और उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की तकनीकी गलती से आईनी बहरान पैदा हो गया। बुज़दार वज़ीर आला हैं या नहीं, गवर्नर ने मामला हल करने के लिए कानूनी माहिरीन का इजलास बुला लिया। ये तो थी टॉप स्टोरीज। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। काबीना की तश्कील का मरहला आखिरकार अबूर हो ही गया। बहुत ज़्यादा मसाइल देखे गए। लग रहा था कि अभी शायद कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन लगता है कि किसी ने फिर समझाया है कि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए और आखिरकार काबीना बनी गई। लेकिन शिकवे शिकायत अब भी जारी हैं। ये भी खबरें हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं और नवाज शरीफ से मुलाकात करने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से बहुत से मामला तय नहीं हो रहे। अपने भी नाराज़ हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब काबीना का हिस्सा नहीं बने साबिक वज़ीर आज़म। इनके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उन्होंने माजरत कर ली। तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि अभी से ये सवाल शुरू हो गए हैं कि काबीना आखिर कब तक चलेगी, ये हुकूमत कब तक चलेगी। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, क्या वजह है काबीना में मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब माजरत करते हैं, अख्तर मेंगल साहब भी नहीं इसमें नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी भी नज़र नहीं आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी जो है वो भी हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो कुछ मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो सके। देखें, जो अख्तर मेंगल के मामलात हैं उनके बारे में तो उन्होंने खुद ही कह भी दिया है कि चाही के जो वाक़यात हैं उनके बारे में वो चाहते थे कि कुछ चीज़ें हों। हम आगे एक और सेगमेंट में बात करेंगे कि चाही का मामला क्या है, लेकिन उनकी तो एक वजह है और उनके बहुत से और दीगर वजूहात जो ख़ुद इमरान खान साहब के साथ भी थी। बलूचिस्तान में जो है लोगों का गायब होना, लापता कर दिया जाना, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उन पर उनकी अपनी रिजर्वेशंस रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में ये कहना कि वो काबीना में नहीं आए, मुझे ये इतलात मिली थी कि वो उनको पार्टी नहीं चाहती है कि उनकी पार्टी के चेयरमैन वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जो है वो शामिल हों। तो उनकी अपनी पार्टी जो है वो ज़्यादा सेंट्रल कमेटी के जो बेशतर अरकान हैं वो चाहते हैं कि वो इस तरह वो काबीना में शामिल ना हों। और वहाँ ऐसे मामलात नहीं हैं जिनको शायद वो नवाज़ शरीफ से डिस्कस करना चाहें या उनसे जो है वो इनको तय करना चाहें कि कौन से ऐसे मामलात रह गए हैं जिनको उन्होंने तय करना है। तो ये बहरहाल मीडिया में है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जी, बड़े इख्तलाफात हो गए। इख्तलाफात नहीं है, काबीना में उनके वज़ीर शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी के भी, मौलाना फजलुर रहमान के भी, और एक मिनिस्टर मैं जहाँ तक मेरी इतला है वो ये है कि इनमें एक जो नए काबीना के अरकान हैं उनमें BNP का भी एक रुकन शामिल है। तो मेरा ख्याल इस तरह कोई परेशान कुन सूरत हाल वज़ीर आज़म के लिए नहीं है कि उनकी काबीना नहीं बन पा रही। उनकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है और जिन लोगों ने हल्फ उठाए वो किसी से छुप कर नहीं उठाए हैं, वो कैमरे के सामने सारे के सारे मौजूद थे और ऐसा कोई इशू पैदा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि काबीना बन चुके हैं, अब आगे चलना है। आगे चलना ज़रूरी है, लेकिन सबका एक तरह से एक समत में होना, एक नज़रिए के साथ आगे बढ़ना, वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नूरुल आरफीन, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ नाराज़गियाँ भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का ना आना एक सवाल निशान तो रहेगा कि आखिर क्या ऐसा है कि वो नहीं आए। वो सिर्फ कहते हैं कि जी मैं हल्के में या वोट्स पर फोकस करना चाहता हूँ, यानी इसका मतलब है उनकी नज़र अगले इलेक्शंस पर है, उस तरफ जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं आ रहे, ये भी एक अजीब बात है कि क्यों वो नहीं आए। फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी 34 में से तो 24 लोग ऐसे जिन पर केसेस हैं, तो पाकिस्तान की तारीख की और शायद दुनिया की तारीख की ये वाहिद काबीना होगी कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद मेजॉरिटी जो है वो या ज़मानत पर है या उसके खिलाफ संगीन मुकदमात हैं।
अच्छा, पहले तो संजीदा सवाल था लेकिन आखिर में पुरलुत्फ हो गया। भाई मेरे कल तक आपको इस बात का दुख था कि काबीना नहीं बन रही, आज जब काबीना बन गई है तो आप कह रहे हैं कि रप्पड़ पड़ गया। भाई थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करना होता है। काबीना बन गई है, नई काबीना है, नए नए वज़रा हैं, नए वज़ीर आज़म के अभी कुछ दस्तोबाजू हैं, ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत मामलात है, वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही, मैं पहले उस पर आना चाहूँगा। आपने कहा ये पहली काबीना है जिसमें लोगों पर केसेस हैं। आज से पहले जो काबीना थी हमारे सारे हुज्जाज कराम थे। आज से पहले हमारे जितने मिनिस्टर, जितने मुशीर, जितने सफ़ीर, जितने वज़ीर आए वो सब इमाम काबा के पोते थे। यार कोई खुदा का खौफ करे, ऐसा नहीं है। इस वक्त जो हम हैंडसम के बारे में, आपको तो पता है मेरा फेवरेट टॉपिक है हैंडसम। अब अगर हम हैंडसम के बारे में बात करें तो हैंडसम पर तो मैंने कल भी मुतालबा किया, मैं आज भी यही जिद सामने रखने वाला हूँ, और उससे पहले भी मैंने कहा कि आइन को तोड़ने के लिए इन पर संगीन गद्दारी का ना सही तो इखलाकन गद्दारी का मुकदमा तो कायम होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए चला गया ना वो जराइम के केसेस जो उन लोगों पर जिन्होंने बागडोर चलानी है, सेलिब्रेट में किस चीज को करूं? फैसल सुल्तान की जगह अब्दुल कादिर पटेल को सेलिब्रेट करूं? एक दिन के ऊपर बताए ना, किस चीज को सेलिब्रेट करूं? डॉक्टर की जगह अब्दुल कादिर पटेल सब आ गए वजारत सेहत में। जिस वजीर के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है मेरे भाई, उसको 24 घंटे भी नहीं हुए इक़्तिदार में आए हुए, आप जूता चप्पल लेके उनके पीछे पड़ गए। लेकिन वो जो मजे करके गए, अभी अवाम से चंदा मांग करके जहाज़ों में घूमते फिर रहे हैं, जो अपनी हैंडसमता के नशे में सरशार हैं, जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने मुल्क और कौम के साथ संगीन मजाक किया, जिन्होंने पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों के साथ फुटबॉल खेली, जिन्होंने नौजवानों को बगावत तक पर तकरीबन उकसा दिया, जो मुल्क गोशा गोशा करिया घूम घूम करके अपना अलल टब गाना गवा करके एक अजीब सी फिजा लोगों में कायम कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में स्प्लिट कर दिया। आरिफीन चले, वो तो चले गए ना, वो तो 4 साल पौने 4 साल गुजार कर चले गए। अब तो ये 10-10 साल 20-20 साल जिनकी है पीपल्स पार्टी, 14 साल सिंध में, उनको जाने मत दो। मैं यही कह रहा हूं सामा कि उनको जाने मत दो। आ गए हैं ना जिन्होंने उनके खिलाफ केस करते हैं, उसके बाद ये केसेस वाले हैं ना, ये केसेस वालों से भी निपटेंगे। लेकिन पहले वो हैंडसम से तो पूछो। हजरत उमर का नाम लेकर के इक़्तिदार में आने वाला कहता है मेरा तोहफा मेरी मर्जी। हजरत उमर को ये आइडिया क्यों नहीं आया था? हुकूमत अब बन गई है, इनको केसेस बनाने चाहिए। दरिया दजला के किनारे मरने वाले कुत्ते का ख्याल करने वाला इमरान खान आज कहता है कि जो मेरा दिल चाहेगा मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरे पास फवाद चौधरी जैसा तर्जुमान है। यार कोई मतलब ऐसे नहीं होता भाई। चले लगारी साहब, मुझे ये बताएं, सियासत में क्यों इस तरह से होता है कि जिसमें सब शामिल हैं, इसमें इमरान खान साहब सबसे आगे होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि फिर शर्म आती है कि अब ये किस मुंह से हम हाथ मिलाएं। अब अता तारड़ साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट मुसलसल चल रही है। वो ओन चौधरी साहब के बारे में कहते थे कि ये जी ड्रग सप्लाई करते हैं, और ये यानी उनका बयान कोई एक दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा उनका है। पूरे पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई करने का पूरे पाकिस्तान को पता है, अता तारड़ साहब को भी पता है, तो उनको अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुशीर लगा दिया गया है। लगारी साहब क्या कहें अब इस पर? हम ये उन्हें बहुत अरसा हो गया था, हुकूमत से अलग हो गए थे और वो जहांगीर तरीन साहब की जो है ग्रुप में चले गए थे। उस वक्त बड़ा मौका था, छोड़ दिया था ड्रग्स का। वज़ीर आज़म मैं पता नहीं, मुझे तो कम से कम बात करने दें। अच्छा जी लगारी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मौका था पाक साफ और सादिक और अमीन जनाब इमरान खान साहब के लिए कि वो ओन चौधरी, हालांकि उनके तो टारगेट लिस्ट पर आ गया था ना, वो जो शस्त्र बनाकर निशाना बनाते हैं, जिस तरह से वो शस्त्र बनाकर जो जरदारी के लिए निशाना बनाते हैं, इस तरह से शस्त्र बनाकर वो ओन चौधरी के लिए भी निशाना बना लेते और उनको वो घर के भेदी बता रहे थे, तो कार्रवाई करते, केस बनाते, मुकदमा बनाते, ड्रग की चीज़ सामने लाते। और अब हम इनसे भी कहते हैं, इनसे नहीं कहते हैं कि जनाब आप जो है वो सबको इस तरह से बेल आउट करते जाएँ। आप बाकायदा कार्रवाई करें, कानून के तहत कोई चीज़ किसी को भी आप जो है फरार होने ना दें। आपने ले लिया, अब आप इंक्वायरियाँ करवाएं, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जो आरफीन साहब कह रहे हैं, कम अज़ कम उनकी गुफ्तगू भी सुन ली जाए कि वहाँ से जो इनिशिएट हुआ था फवाद चौधरी से, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो हाई ट्रीजन उन्होंने कमिट किया था, फिर डिप्टी स्पीकर ने किया था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने किया था, फिर जनाब आरिफ अलवी साहब ने किया था, ये 4 आदमी तो डायरेक्ट जो है वो जाते हैं आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन में, उन पर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो ये हुकूमत उस तरफ चली नहीं है। मेरे ख्याल में इसको आगे बढ़ना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है।
इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना है, इस मुल्क के अवाम ने आगे बढ़ना है। जब तक आइन को आप बिल्कुल, आप जिस तरह मजाक बनाया हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब है मैं हाल नहीं रहूँगा, भैया आपके घर की मर्जी है, आपके मन की मर्जी है, जो चाहेंगे आप करेंगे। उधर वो बैठे हुए हैं जिनके अभी गवर्नरशिप का भी वो नहीं है, इसलिए कि उनको हटाने का बाकायदा वफाक ने आर्डर किया, और वफाक के आर्डर को ओबे ना करना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वो नहीं वफाक उसको रखना चाहता है तो वो किसी और गवर्नर को लाना होगा, और इसके बारे में भी अगर ताबीर और तशरीह का मसला है तो कोर्टें कर देंगी। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये, अच्छा अब आप मैं और सुन लेना, एक छोटी सी बात सुन लें, वो ये है कि हमारे गवर्नर ने बहुत पहले उस दिन इस्तीफा दे दिया था जब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन आज के दिन तक, इस वक्त तक उन्होंने गवर्नर हाउस खाली नहीं किया है अभी तक। भाई इसका किराया देंगे, बाकी बात 4 दिन 5 दिन से जो रह रहे हैं क्या करेंगे, किस तरह से। जो हमारे यहाँ इमरान इस्माइल साहब ने अभी तक गवर्नर हाउस, यूनिवर्सिटी बन गई होगी ना, वहाँ से किताबें समेटने में टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा शायद उनको भी मार्जिन देना चाहिए हमें। चले, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस का जहाँ तक है, वो कोई कमेटी बनी थी, पार्लियामानी कमेटी, शायद वहीं से कोई इजाज़त नहीं हो सकेगी। आप सवाल, मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि आप सवाल करने के बजाय अपना तज्जिया देना। आप जो है हमारे साथ फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें लीड भी कर रहे हैं, और आप अपना नुक्ता नज़र जरूर देना। मैं जिस तरह अर्ज करूँ, आप चूँकि हौसला देते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं लगारी साहब, जो आर्टिकल 6 की बात है वो बड़ी ख़तरनाक मेरी नज़र में है, इसलिए कि हम पहले बहुत कुछ भुगत चुके हैं। मैं इसका मुआवजा नहीं करना चाहता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से, क्योंकि वो बिल्कुल बनता नहीं है, लेकिन आइन तोड़ना और आइन की खिलाफ वर्जी करना, ये मेरी नज़र में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट को देखे, और आइन तोड़ना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, लेकिन आइन तोड़ना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जनरल मुशर्रफ ने फांसी तक का आइन की खिलाफ वर्जी की है, हैंडसम ने। जनरल मुशर्रफ को, बावजूद आर्मी चीफ होने के, जनरल मुशर्रफ को 2 जंगे लड़ने के बाद उनकी फांसी का मुतालबा किया जाना सही था, लेकिन चूंकि इमरान खान 1992 का वर्ल्ड कप अगली टीमों को बातों में लगा करके अकेले ले आए थे, इसलिए इमरान खान को गद्दारी के उसमें नहीं डाला जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा चले, मुझे बताएं नूर आरफीन, अभी जिस तरह से आगे बढ़ते हैं ना, आप तो पिछलों को सजा पर जा रहे हैं, वो परवेज मुशर्रफ साहब को जाने किसने दिया, उनको भी बीच में लाना होगा। अभी सदर की बात कर लेते हैं। सदर का इंतखाब, उससे पहले जरदारी साहब की मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान से, अख्तर मेंगल साहब से, मुझे ये लगता है कि मसाइल ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के सदर बनने का कुछ चांस नज़र नहीं आ रहा। और मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि कुछ सीनियर लोग, जो बहुत सीनियर सहाफ़ी जो बहुत करीब है मौलाना फजलुर रहमान के, वो बड़े नाराज़ हो गए हैं अब, और नज़र आ रहा है उनकी ट्वीट से, उनकी गुफ्तगू से, कि क्योंकि मौलाना साहब को नहीं सदर बनाया जा रहा, तो अब वो बिलावल से भी नाराज़ हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं उन पर भी, कि जी ये क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा, ये क्यों जा रहे हैं बाहर, क्या देखिए ये मुल्क और मिल्लत पे एक जी मुल्क और मिल्लत पे एक और उस्ताद मेरे ख्याल है टूट पड़ने वाली है, अल्लाह माफ़ करे, अगर मौलाना फजलुर रहमान को सदारत नहीं मिलती। फिर आपको याद होगा बेनज़ीर साहिबा के दौर में उन्होंने फरमाया था कि जी औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। उसके बाद जब औरत की हुक्मरानी कुछ घंटों के बाद जायज़ हुई तो इतनी जायज़ हो गई कि बाकी सब नाजायज़ हो गया। इसलिए ये बड़े ख़तरे की घंटी है, ये बड़े मामला मैटर ऑफ कंसर्न है ये, कि इसको किसी न किसी तरह से टैकल किया जाना चाहिए। वो जो साहब हैं जिनका नाम अभी इस वक्त मैं लेना नहीं चाह रहा, उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी भाई चाहिए कि कोई अपनी नई सियासी जमात बना करके और ऐलान कर दें, नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ। ये वो आदमी जो तवातुर के साथ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब के पास जा करके और दस्ते शफकत उनसे रखवा रहा है, फैजियाब होता चला जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये इमरान खान का ओपोनेंट है। मुझे ये सहाफ़ी नहीं लगता। मैं जब इसकी सहाफ़ती ज़िंदगी पर देखता हूँ, मैं जब इसके टेलीविज़न प्रोग्राम को देखता हूँ, जब मैं इसके कॉलम्स को देखता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि ये कॉलम इसने किससे लिखवाएं, क्योंकि इसकी अप्रोच इस हद तक पॉलिटिकल है, इस हद तक पॉलिटिकल है। बस यही रह गया है कि किसी दिन ये इमरान खान मुर्दाबाद का नारा लगा करके और अपने टेलीविजन प्रोग्राम का आगाज करेगा। लेकिन कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इससे पहले कि इस्लाम माअज़ल्लाह खतरे में आ जाए, इससे पहले कि अमरीकी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बुरे हो जाएं, और इससे पहले कि ये सारी एक और गंभीर साजिश में तब्दील हो जाए, मेरा ख्याल है वाक़फ़ान हाल को कुछ करना चाहिए। अच्छा लगारी साहब, हमें अगली खबर पर जाना है फॉरेन फंडिंग का, लेकिन उससे पहले जो सदर का मामला है, आप इसको बेहतर समझते हैं। एक मुलाकात की खबरें भी हैं, बड़ी अहम मुलाकात होती है
और फिर ये काबीना जो है बनने का सफ़र फिर बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है, वरना तब तक यही था। एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे 48 घंटे लगेंगे। अब ये जो सदर का मामला है, ये भी कुछ मुलाकातों के बाद हल होगा, या आपको लगता है कि ये भी काबीना की तरह कुछ देर तक लेकिन हल हो जाएगा, या मौलाना साहब खुलकर इख्तलाफ कर देंगे अगर उनको सदर नहीं बनाया जाता तो? गोया आप ये कहना चाहते हैं कि उस शोख ने सबको बातों में लगा रखा है। तो बिल्कुल, तो ऐसा है कि सियासी लोग अपने सियासी मामला तय करते हैं, गैर सियासी लोग गैर सियासी किस्म के मशवरे देते हैं, ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल सियासी लोग हैं और बड़े इन्होंने मुल्क सर्द व चश्म देखा हुआ है, सर्द व गर्म भी देखा हुआ है, और इन्होंने मुख्तलिफ हालात देखे हुए हैं। ये अपने मसाइल से निकल जाएंगे और आगे अपना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। चले, पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात नहीं होने चाहिए, आईनी मसाइल खड़े कर दिए गए। सही है लगारी साहब, आपको मालूम है कि मैंने खुद देखा था, सिर्फ 4 मिनट हैं और ये पूरी हमारा सेगमेंट रह जाएगा फॉरेन फंडिंग का। मैं इसी आपसे ही बात कर लेता हूँ। ये जो केस है, आपको लगता है कि इस हद तक जाया जा सकता है कि एक इतनी बड़ी जमात जिसके सूबे में अब भी हुकूमत है, विफाक में भी रही, पंजाब में भी, उसको कलदम कर दिया जाए या इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया जाए? ये बातें हो रही हैं, इन खदशात का इजहार हो रहा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा होगा? क्या पता है आपको कि किस तरह के लोगों को जो है वो किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता था कि कपड़े के एक टुकड़े के लिए सवाल किया जाए कि ये कहाँ से लाए हो, इतना तो नहीं मिला था आपको, और तुम्हारे लिए तो ये इतना बड़ा जो कुर्ता आपने पहना हुआ ये तो नहीं बन सकता था। अगर ये सवाल हो सकता है खलीफा सानी से, तो आपका क्या ख्याल है कि इन पारसा से नहीं पूछा जाएगा कि जनाब अली आप तो सादिक और अमीन हैं, आपके ये गैर मुल्क की जो फंडिंग के जो मामलात हैं बहुत गंभीर हैं और लोग वो तो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं। मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें किसी पार्टी को बैन करना, कालदम करार देना, ताहयात नाअहल करना, उसके चेयरमैन को कि जी गलत मालूमात दी, ये पाकिस्तान जमहूरियत के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि होना चाहिए, इससे क्या असरात होंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस कानून का मसला नहीं है, कोर्ट का मसला नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नहीं, जो उस वक्त नहीं सोचा था जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी। मैं आपको कम से कम 50 लोगों के कोर्ट दे सकता हूं जो सरबराहान ममलिकत थे। लेवन ब्रिजनेफ ने कहा, जिमी कार्टर ने कहा, शाह ईरान ने कहा, सऊदी शाह खालिद ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, अच्छा, दुनिया इंडोनेशिया के आदम मलिक ने कहा, दुनिया भर के हुक्मरान, अनवार सादात ने कहा, यासिर अरफात ने कहा, हाफिज अल असद ने कहा, मोहम्मद कज़ावी ने कहा। मैं आपको दर्जनों लोगों के नाम दे सकता हूं जो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ये अमल ना करे, इससे संगीन नताज बरामद होंगे, लेकिन वो कर गुजरे। मैं नहीं कहता हूं कि वो ठीक कर गुजरा था, मैं ये कहता हूं कि वो मुकदमा कत्ल का मुकदमा नहीं था, मुकदमे का कत्ल था। मुकदमे को कत्ल किया गया और इस तरह फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अगर कानून का रास्ता ये बनता है, अगर कानून की ताबीर तशरीह ये बनती है कि किसी के खिलाफ मुआखजा हो, किसी के खिलाफ एहतसाब हो, तो उस एहतसाब से किसी को, वो तो खुद कहते हैं कि बिल्कुल लगारी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी भी आज अगर जी मेरी आज ये बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो मैंने ये बात की थी। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब बताते हैं लोगों ने खुद को आग लगाई थी जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लें तो अगर इस तरह से आज भी कोई ताहयात नाअहल हो जाता है, किसी को आज भी गद्दारी का मुकदमा चला देते हैं, आज भी कुछ कर देते हैं, तो कुछ नहीं होगा। आज मार्शल लॉ भी लग जाए कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ हो चुके हैं ना, कौन सी कयामत आई हुई है? तो इसका मतलब है आरफीन के हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो जाए। ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हैं। तो ये अगर हो जाए तो कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। आरिफीन आप क्या कहते हैं? या एक और सवाल इसके साथ, अगर नून लीग के साथ चलना चाहिए? जी आरिफीन साहब, जी आरिफीन आप बताएं। आपकी बात कट गई, क्या कहा आपने? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने बड़े सानहात देखे हैं, 1971 भी देखा, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी भी देखी, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। तो इस मुल्क में कुछ नहीं होता। जितनी मर्जी पार्टियों को बैन कर दो, जिसको मर्जी नाअहल कर दो, जिसको मर्जी मुल्क से बाहर भेज दो, जो भी कर लें, तो इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर कुछ हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार, कोई शर्त जिंदगी पार्टी पर भी होना चाहिए। मैंने अपने वालिद साहब को अपने हाथों से लहद में उतारा है, क्या हुआ? मैं मर गया? लाइफ गोज ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी इमरान खान के लिए जिंदगी ने नहीं रुकना, जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए जिंदगी रुक गई थी। नवाज शरीफ जिस दिन कू हुआ था, अगले दिन बस में बैठ करके मैंने भी गुलाब जामुन खाई थी लोगों के साथ। क्या फर्क पड़ता है यार? कोई शर्त जिंदगी नहीं होता। पाकिस्तान है तो हम हैं,
पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी जमात, क्या फर्क पड़ता है? कल को इतनी सी नन्ही सी जमात थी, कौन जानता था इसको? पीपल्स पार्टी कुछ लोग आए, कुछ फॉरेन डोनर्स आए, जिसकी वजह से ये फॉरेन फंडिंग का केस आकर के लग गया। उनको भी बैन कर दें अगर उन पर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि जी इसके पीछे लोगों का जम्मे गफीर है। और भाई ठीक है, होता है, कुरैश के पीछे भी लोगों का जम्मे गफीर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात देना रोक दी थी माज़अल्लाह। कानून को अपना रास्ता, जैसे नजीर लगारी साहब ने कहा, बनाना चाहिए। बराबर भी तो होना चाहिए कि उनके सामने नूरुल आलमीन है, उसामा गाजी है या इमरान खान है। नहीं, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इसी पैमाने पर नहीं आना चाहिए? फिर उनके केसेस भी उसी तरह से चले। फिर 2000% आना चाहिए। जरदारी साहब को रगड़ दो, नवाज शरीफ को रगड़ दो, शहबाज शरीफ को रगड़ दो, कोई मेरे जो है मामू का लड़का नहीं है। बात यह है कि इंसाफ के तराजू के साथ सबको एक ही साथ लगाना चाहिए। वो इमरान खान हो, वो मैं हूं, वो आप हो, कोई भी हो। ये नहीं देखना है कि इसके एमएनएस कितने हैं, इसका प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, इसके फलाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो किया है उसको जब तक उसका फल नहीं मिलेगा, पाकिस्तान सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बन सकता। ग्रीन पासपोर्ट पे चौड़े होते रहना है तो ठीक है, होते रहे। उसके बाद फिर वहां जाकर के बाहर इसी तरह से तलाशी होगी, फिर वज़ीर आज़म के साथ यही सब हरकतें होंगी, फिर आपके वज़रा को इसी तरह से अजियान बका जाएगा, फिर आप भी सही है और मैं भी सहता हूं। अच्छा, अभी तो वैसे रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के केस का हो रहा है कि जी उसको सुना जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को किस तरह से इनके साथ चलाया जाता है, मुसलसल तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है। और अगर इसी पैमाने पर एक जमात होती है तो फिर क्या बाकी जमातें भी इसी तरह कल अदम करार दे दी जाएंगी? तो मुल्क में बाकी बचेगा क्या? कौन सी जमात? नए सिरे से फिर जमातें रजिस्टर होंगी। ये एक यकीनन अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मजीद आ सकता है। इसकी वजह से अदम इस्तेहकाम की बात करें तो आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आ रहा है, उसकी बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। नई हुकूमत बन गई और अब IMF से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो गया है, लेकिन आज की खबरें कोई हौसला अफजा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये हुकूमत आई तो DGISPR की तरफ से भी ये कहा गया कि जी कुछ इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, डॉलर कुछ नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आई है, लेकिन अब हालात बिल्कुल दोबारा रिवर्स हो रहे हैं। 3 रुपये पिछले 2 दिन में डॉलर ऊपर आ गया है और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जाती नज़र आ रही है। बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने वाला है। आटा, घी, दाल, चीनी सब महंगे होते नज़र आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जब से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। और अभी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लाई जाए, यानी जितने लोग घरों से काम कर सके करें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत हर सूरत बढ़ानी होगी। IMF 7,000 अरब रुपए तक टैक्स की वसूली का मुतालबा रखेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश करेंगे कि मिन्नत समाजत करके किसी तरह से कहा जाएगी जी पेट्रोल पर सब्सिडी हमें बरकरार रखने दी जाए। नूरुल आरिफीन, जब ये हुकूमत आई, बाकायदा तो आज ही आई है हम ये कहेंगे, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने बड़ी तवक्कुआत थी। अगर हम ये कहें कि 6 दिन में अगर वो मेट्रो चलवा सकते हैं तो फिर पिछले एक हफ्ते में जो महंगाई बढ़ी है और आने वाले दिनों में जो बढ़ने जा रही है, इसका भी फिर उनको सामना भी करना चाहिए और उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। क्या वो लेंगे इसकी जिम्मेदारी जो महंगाई करने जा रहे हैं वो? जी बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर वो भी इमरान खान की तरह ये कह देंगे 3.5 साल आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बाद कि मैं आलू प्याज की कीमतें कम कराने नहीं आया, तो फिर नून लीग में और PTI में इमरान खान और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर उनको भी उसी लकड़ी से हाँकना होगा जिस तरह से इमरान खान से को हाँका था हमने। ये बात सही है। 3.5 साल तक इमरान खान और उनके अनमोल रतन यही गाते रहे कि जी बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि पिछली नून लीग की हुकूमत जो मुआहदे करके गई थी ये उसका भुगतान है। मेरा ख्याल है लॉजिकली अगर हम बात करें, मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, इनको थोड़ा सा मार्जिन हमें इसलिए देना होगा, बेनिफिट इनको हमें इसलिए देना होगा कि ये अभी इन्होंने आंखें भी नहीं खोली हैं। ये काबीना आज ही आई है, शहबाज शरीफ को आए हुए 1 हफ्ता हो गया। इस अरसे में वो IMF को अपना गुलाम नहीं बना सकते। इस अरसे में वो IMF और वर्ल्ड बैंक को ये नहीं बता सकते कि इमरान खान हैंडसम था, मैं गैर हैंडसम हूँ, मैं इमरान खान की पॉलिसियों से मुकम्मल इनराफ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी और आपका जीना ऐसे ही दूबर रखूँगा, अब आपको मेरे साथ चलना है तो चलें। ये टर्म्स एंड कंडीशंस और मोडालिटीज़ म्यूचुअल कंसेंट के साथ तय होती हैं। जैसे आपने कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब उनको झांसा देने की कोशिश करेंगे अंग्रेज़ों को। अगर उन्होंने वो घास चर ली जो मिफ्ता इस्माइल ने उनके लिए खुसूसी तौर पे तैयार की है, तो थोड़ा सा रिलीफ और बढ़ जाएगा। अदरवाइज आप ज़रा थोड़ा सा एक और चीज़ भी देखिए मेरे भाई, आप ज़रा मुझे तल्ख होने की इजाज़त दीजिए। ये जो इमरान खान के रिश्तेदार कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में
जो आपके चाहने वाले निकल रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा करके, यही वो लोग थे ना जिनको इमरान खान ने महंगाई की चक्की में पीसा था। क्यों याद नहीं है इन लोगों को? यही वो लोग हैं ना कि जिनके बारे में इमरान खान को बड़ा बुरा लगता था कि जी लोगों के पास माइक ले आकर के पूछा जाता है कि महंगाई क्यों हो गई, जबकि पिछली दौर में इमरान खान को यही सब बातें जमहूरियत पसंदी लगती थी। तो अगर इन्हीं लोगों को अगर महंगाई की थोड़ी सी और आंच में जलना पड़ रहा है तो भाई मेरे और आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। फिर मेरे हिसाब से वो तेल जो नवाज शरीफ की दौर में 250 रुपए 200 रुपए पे मिल रहा था और आज वो एक हैंडसम वजीर आजम के सदक़े में हमें 500 रुपए पे मिल रहा है, चिकन हमें 550 रुपए और 600 रुपए पे मिल रहा है। फिर इन लोगों को मजीद कुछ और जूते पड़ने चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये लोग इस बात के मुस्तहिक भी हैं। अच्छा लगारी साहब, अब एक बात यह है कि एक अगर एजेंडा देखा जाए, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, सबके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, सबका गवर्नेंस का अंदाज मुख्तलिफ रहा है, तो अब एक एजेंडा जिस पर ये हुकूमत में है वो है महंगाई मुकाओ। इन्होंने मार्च किए, सब कुछ किया महंगाई, लेकिन अब जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी ना तो इस बजट में कोई अच्छी उम्मीद रखी जाए कि हमको बड़ा रिलीफ देंगे, हमें पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी होंगी, ये सब कुछ, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि इनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जितने भी बहाने बना ले। तो फिर आप करने क्या आए थे? अगर आप महंगाई नहीं खत्म कर रहे, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आप मजीद महंगाई करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम महंगाई करेंगे, तो फिर आप करने क्या आए थे? लेने क्या आए थे? फिर रहने देते, उसको बदनाम होने देते। तो फिर वजह क्या थी कि आपने आकर और अदम इस्तेहकाम पैदा किया, मजीद महंगाई की तरफ चले गए और IMF के पास भी आप जा रहे हैं और उसकी शराइत भी आप मानेंगे? देखें, आपके पास बहुत से रास्ते हैं। अगर हुकूमत चाहे गैर तरक्याती अखराजात को कट कर सकती है और एक बड़ा चंक निकाल कर उसको आवाम को दे सकती है रिलीफ, और इसके ज़रिए रिलीफ मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी चीज़ों में वो सब्सिडी देती है, लेकिन सब्सिडी के बेनिफिशरी जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, ट्रेडर होता है, बड़ा ट्रेडर होता है, बड़ा इंडस्ट्रियल होता है। एकदम उसकी जेब में जो है वो उसकी लागत अगर 5 अरब की है तो 5 अरब रुपए प्रॉफिट उसकी जेब में आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसकी जेब कैसे भारी हो गई। लेकिन अगर यही पैसे उठाकर आम आदमी पर दे दिए जाएँ और वो सब्सिडी गरीब आदमी को दे दी जाए तो ये पॉसिबल है। ये एक्सपोर्ट करते हैं तो सब्सिडी देते हैं, वही चीज़ें वहीं पर ही रहती हैं, फिर वहाँ पर वापस इम्पोर्ट करते हैं तो वो आकर उसके लिए अलग सब्सिडी लेते हैं। आपने देखा कि आटे में क्या हुआ, यहाँ से गंदम भेजी गई, सब्सिडी ली गई, वापस लाई गई, सब्सिडी ली गई, चीनी भेजी गई, उसकी सब्सिडी वापस आई, उसकी सब्सिडी। यार ये सारे पैसे उठाकर आप आम आदमी को दें ना, आप गरीब आदमी को दें। ये हुकूमत भी ऐसा नहीं है कि साबका हुकूमत जो है वो शुगर की बादशाह थी, ये हुकूमत भी शुगर की बादशाह है। बहुत सी चीज़ों में गैर तरक्याती अखराजात को या अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज़ करे और जाकर लोगों को दें, ये सारी चीज़ें लोगों को दी जा सकती हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो है वो महंगाई की शरह कम की जा सकती है, मैनेज किया जा सकता है और इनके लिए पॉसिबल है और इन्हें करना चाहिए। नहीं करेंगे तो इन्होंने तो नारा ही ये लगाया था कि हम महंगाई मुकाओ मार्च की तरफ जा रहे हैं और महंगाई अगर बढ़ रही है तो फिर इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी दूसरा दिन है, अभी कीमतें बढ़ेंगी तो मैं भी शोर मचाऊंगा, आप भी शोर मचाएंगे और हम सबसे ज़्यादा जो है आरफीन शोर मचाएंगे और बहुत चीख कर कहेंगे महंगाई बढ़ गई है और एक एक चीज़ की वो डेटा लेकर सामने बैठे होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इनको आगे आकर बैठे हैं तो ये ना कहें कि हमें तवे पर बिठा दिया है। बहरहाल उनको मौका तो दें, आए तो सही, वो काम शुरू करें। हम बैठे हुए हैं, हम तो बिल्कुल विजिलेंस बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डिलीवरी की तरफ जाएँ। हम उनको मौका नहीं देना चाहते हैं कि जनाब हमें तो आपने कुछ टाइम ही नहीं दिया था, लीजिए आप टाइम हाजिर है, अब आप बताएं कर क्या रहे हैं, आपकी नीयत है। पहली बात ये सोचनी है कि मैंने खान की नीयत नहीं थी यार, ये 6 दिन में आकर सुने उसामा, 6 दिन में आकर शहबाज शरीफ ने अगर वो उसका इफ्तिताह कर दिया है तो 6 दिन पहले यही स्मार्ट, जिनको ये स्मार्ट कहते हैं, अगर ये इस पर तवज्जो देते हैं यार जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो करके मैं इसका इफ्तिताह कर दूं तो उसका क्रेडिट ले चुके होते। अब तो ये डिस्क्रेडिट है ना कि एक चीज़ जो है इतनी तैयार थी और उसको चलाया जा सकता था लेकिन नहीं चलाया, वो आकर शहबाज शरीफ ने चला दिया, तो उसका क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए और इन्होंने डिस्क्रेडिट किया उसको। ये बिल्कुल इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो का किया था, वो ऑरेंज लाइन का, कि बस उसको बस चला कर दिखा दिया जबकि उसका बिल्कुल भी कोई हिस्सा मुकम्मल नहीं था उस तरह से। तो ये बिल्कुल कर सकते थे लेकिन फिर वो कहते हैं जी ये तो शोबाजियाँ आपने शुरू कर दी हैं। मेरी नाकिस रही है लगारी साहब कि जब आइन में दर्ज है 5 साल तो हम यही करते रह जाएंगे कि जनाब ये भी आए हैं, अभी तो हफ्ता हुआ, अभी तो काबीना नहीं बनी, अब काबीना बनी, अभी तो 1 महीना हुआ कि कर सकते थे, अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी तो 1 साल हुआ है, ओहो 1 साल में तो जनाब ये चले भी गए। अगले आएंगे वो कहेंगे जी पिछले तबाह कर गए। जब आइन में 5 साल दर्ज है, लेकिन बहुत देर से कह रहे हैं
मुझे जो एतराज है वो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक बात बहुत गलत टाइम पे कहनी शुरू कर दी है। एक आदमी जो क्रीज पे आके खड़ा हुआ है, अभी उसने ना नॉक तो निकालने की क्या जल्दी थी? एक शख्स को 5 साल मिले हैं, एक जमात को 5 साल जब आपने दिए हैं, तब तक था, तब क्यों नहीं पाकिस्तान में फिर कोई वज़ीर-ए-आज़म पूरा कर सका? ना नवाज शरीफ, ना यूसुफ रज़ा गिलानी। कितनी खूबसूरत है और इसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। और भाई सानू की वो 3.5 साल तक आवाम की आंखों में धुआं मिर्ची झोंकता रहा, 3.5 साल तक लोगों को, इसलिए तो उसके साथ निकल आई। बातें करके इतने लोग 3 साल तक वो लोगों को बताता रहा कि रियासत मदीना कैसी होती है। किसी ने उससे नहीं पूछा कि भाई रियासत मदीना बनाते बनाते तूने रियासत कूफा बना दिया, ये कौन पूछेगा? भाई 5 साल इसलिए तो दिए हैं, उसके बाद पूछते, खुद ही लोग वोट से उसको निकाल देते। अब आपने जिस तरह अभी कहां दिए भाई, अभी तो वो आकर के बैठे। अभी कादिर पटेल साहब वजीर वो सेहत अभी तक बने भी नहीं है, भूलना बनता भी है क्योंकि अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाऊं ने हमारा सेहत का ख्याल लिया था कादिर पटेल साहब के साथ। सीना को भी शुरू कर दी। इतनी जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश मत करो। अभी तो देखो कादिर पटेल ने कितनी सख्त तकरीरें की थी। कब तक? अब जरा थोड़ा सा मतलब उनका भी हक है ना। नहीं, वो एक दिन देने को, वो तो फौरन शोर मचाते थे कि जनाब ये पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल। और आप देखिए अभी आए ही थे तो कहने शुरू कर दी, बड़ा जुल्म किया इसने पेट्रोल रोककर, बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती कर दी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बम भी गिराएंगे तो हम आवाज निकालेंगे भाई, हम बोलेंगे सर। तो कब बोलेंगे? अगर दाल बम भी गिराएंगे तो हम बोलेंगे। जब महंगा हो जाएगा पेट्रोल तब बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम महंगा करने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई होगी, वो कह रहे हैं कि ये बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा उसामा आप करें, मैं कह रहा हूं आप अपना एक पूरा तज्जिया दें और आप अपना कंक्लूजन दें कि ये होना चाहिए। और हम आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप जो कहें मेरी तरफ से मैं ये नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं, आप हुक्म करें, आप बताएं। नहीं मैं क्यों कहूंगा आप हाँ? नहीं आप बताएं ना मेरी जान। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर एक दफा याद दिलाता हूं कि आप पार्टिसिपेंट हैं, आप पार्लियामेंट वाला ऊपर के क्या होना वाला माहौल हमारे यहाँ चाहते हैं कि जनाब बस वो जो शख्स कह रहा है वो कहे कि जी सारे मेरे साथ ही मिले। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इख्तिलाफ राय ही तो होना चाहिए। आपसे ही तो हमने सीखा लगारी साहब, इख्तिलाफ राय होगा नहीं, तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप तजवीज़ देंगे, अगर आप अपना तज्जिया देंगे तो मैं अगर इख्तिलाफ भी करूंगा तो उसकी बुनियाद होगी ना। आप अपना तज्जिया तो देना, क्या होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इनको हर सूरत पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होंगे। और इनको ये पता था कि ये करना है। इमरान खान जो कीमतें बढ़ा रहा है उसके बस की बात नहीं है इस तरह से कीमतें कंट्रोल करना। लेकिन ये उस वक्त पॉपुलिस्ट नारा लगाते रहे, उनके खिलाफ जाते रहे। और फिर अब जब ये आ रहे हैं, वजूहात कुछ और हैं। ये कोई महंगाई कंट्रोल करने नहीं आए थे, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स की वजह से आए थे। इनको था कि इमरान खान और कुछ महीने निकाल गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, वो फिर गेम और तरह से खेलेगा, उस वजह से ये आ गए। वरना नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि अभी आया जाए, इसको बदनाम होने दिया जाए। ये पूरे 1.5 साल गुजारे, वो तो बुज़दार को भी नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन ये आ गए। और अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, क्योंकि IMF के पास भी जाना है जिस पर इमरान खान को निशाना बनाते थे, पेट्रोल की कीमतें। अब ये सब वो काम करेंगे जिस पर इन्होंने इमरान खान को निशाना बनाया और खुद बदनाम होंगे। और मेरे ख्याल से इससे तमाम बड़ी जमातों को नुकसान होगा और इससे इमरान खान मजीद पॉपुलर होगा। उसामा प्लीज वो बता दें, वो कौन से ऑफिस से जिनकी वजह से जल्दबाजी थी इनको, वो कौन से मनसब से जिनको ये हासिल करना चाहते थे, जरा वो बता दें। सर इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम को मुकम्मल ब्रेक लग जाए, मैं ब्रेक ले लेता हूं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब देना जो है ना वो ब्रेक में ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद एक लगारी सब पे भारी। अब पता चला। पाकिस्तान में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। कुछ ही अर्सा पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान में FC के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, बड़ा खौफनाक वो मंज़र था, किस तरह से यरगमाल बनाने की कोशिश हुई। तब से लेकर बलूचिस्तान में हाई अलर्ट रहा है। इसी में हादसात का भी रूनुमा होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। अब यही वाक़या हमें नज़र आता है बलूचिस्तान में हाल ही में हुआ। कहा जाता है, जो रिपोर्ट्स हैं, कि वहाँ पर जो ट्रेड वगैरह करते हैं, कोई ड्राइवर आ रहा था, वहाँ पर उसको चेक पोस्ट पर रोकने का कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, तो फिर फायरिंग की गई और उसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। और उसके बाद फिर कुछ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। वो एहतजाज इश्तियाल में बदल गया और किसी ने छीनने की कोशिश की सिक्योरिटी के लोगों से उनकी राइफ़ल्स वगैरह, और उसमें फिर फायरिंग का आगाज़ हो गया, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए। लगारी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है कि अब इसी वाक़े की वजह से हम देख रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसी वजह से नाकाबीना में आए और उन्होंने असम्बली का भी बायकॉट किया। बात यह है कि ज़िला चागी जो है ना, ये 2 मुल्कों के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं।
अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। बहुत बड़ा ज़िला है और ये पूरी रात का सफ़र होता है, तब एक कोने से दूसरे कोने तक जो है आदमी पहुंचता है। यहाँ एक मकाम है दुक का, DU की दुक उसको वो उसका नाम है, और वहाँ वो ये सहारा इलाका है, डेजर्ट का इलाका है। और यहाँ पर जो है वो लोगों का जो नॉन कन्वेंशनल किस्म की ट्रेड है वो सदियों से चल रही है। अच्छा, ये ट्रेड जो है किसी भी वजह से फेंसिंग हुई है और उसको बंद किया गया है, उसके बावजूद भी लोग किसी ना किसी ज़रिए से वो जाकर ट्रेड करते थे। और गाड़ियाँ जहाँ चलती हैं ज़िम्बद कहलाती हैं। और ये ईरान और अफ़गानिस्तान जो है वो ममनुआ ये है कि स्मगलिंग किस्म की कोई चीज़ होती है, वो चीज़ें लेकर जाते हैं या वहाँ से लेकर आते हैं। और होता ज़्यादातर यूरिया होता है और गंदम होती है, चावल होता है और तेल वेल, ये सारा कुछ होता है जो लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो एक ड्राइवर को जिस तरह से आपने बताया कि रुकने का इशारा किया गया, वो नहीं रुका और उसके बाद जो है फिर उस पर फायरिंग हुई और वो जो है जाँ बहक हुआ। उसके बाद जो अफवाहों की फैक्ट्री चली, उसने तो लगा कि जैसे ये जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अल्लाह ना करे कि जैसे कहा कि जी 200 ड्राइवर, हालांकि वहाँ से न तो ड्राइवरों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, ना इतने ड्राइवर मिले हैं। एक ड्राइवर वापस पहुँचा है और वो चालक के असल में एक ऐसी जगह जहाँ 3 घंटे तक चलती है गाड़ी, यानी जो वो आते हैं छोटे ट्रक होते हैं वो चलते हैं, तो ये ईरान में बनते हैं वो जो ट्रक चलते हैं 3 घंटे तक। तो ऐसी जगह पर उनको जो है वो पैदल चलना पड़ा, किसी भी वजह से वो आए और इस दौरान में एक आदमी जो है वो पहुँचा है, रास्ते में कोई और डेड बॉडी भी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका रिएक्शन हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने जो है एहतजाज किया, तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो भी थी वहाँ पर उनने उससे फायर हुआ। कुछ 6-7 आदमी एक दफ़ा ज़ख्मी हुए, शायद एक दफ़ा दोबारा ज़ख्मी हुए। अब भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसकी तरफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने इशारा किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है कि हमें 2 चीज़ों को बहरहाल देखना है। एक तो ये कि डिस्ट्रिक्ट चागी आपका मादनियात के खजाने से माला माल है। यहाँ सेंधक प्रोजेक्ट है जहाँ पर दुनिया के जो बड़े ज़खायर हैं सोने के और तांबे के वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से निकाले भी जा रहे हैं। और इधर रेकोटेक का इलाका है जो बहुत ज़्यादा, या दूसरे बड़े मादनी ज़खायर के इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, आप इस जगह पर जो है अगर लोगों के रोज़गार का कोई बंदोबस्त करें तो फिर उनको इन चीज़ों की तरफ ना जाना पड़ेगा। हमें भी ठीक नहीं लगता है कि लोग जो है वो दूसरे मुल्कों से जो है वो गैर जो है कन्वेंशनल तरीके से ना करें, बल्कि नॉन कन्वेंशनल तरीके से वो ट्रेड करें या कारोबार करें। बेहतर ये होगा कि उनके रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास ज़खायर हैं, माला माल मुल्क है, और इसमें हमें ये ज़रूर देखना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसका जो साथ के अज़ला हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंस रही है, वहाँ पर मसाइल रहे हैं, लेकिन चागी हमेशा पुरअमन इलाका रहा है। हमेशा कभी भी यहाँ पर कोई जो है कानून को तोड़ने की कोई कभी भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। लोगों ने कभी भी अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। ये पहली बार एहतजाज हो रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, इस मामले को ठीक तरीके पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जहाँ तक हमारी इत्तलात का ताल्लुक है कि कैजुअलिटीज़ का कोई ज़्यादा इस तरह का नहीं है जिस तरह की बात बहुत ज़्यादा मीडिया में चलाई जा रही है या अफवाहें चल रही हैं। मेरे ख्याल में अफवाहों को तोड़ ये है कि आप लोगों के सामने हकीकत रखें और लोगों को पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, और फिर इसका लोगों को मुतमईन भी किया जा सकता है। और अच्छा यह है कि लोगों के रोजगार का बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल सही। और CPEC के समरात तब होंगे जब बेहतर हो, वहाँ पर लोगों की माशी हालत बेहतर हो, और इसके लिए अब नई हुकूमत आई है। पिछली हुकूमत भी कहती रही कि जी हम बेहतरी लाएंगे, अब नई हुकूमत को भी इस पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए, उसमें नौजवानों के लिए कर्ज़ों का कहा गया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उस प्रोग्राम को या तो बंद किया जा रहा है या बिल्कुल ही महदूद किया जा रहा है, क्योंकि इस हुकूमत की मजबूरी है, अखराजात भी कम करने हैं। इमरान खान साहब हुकूमत से जाने के बाद भी अपने प्रोग्राम्स को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब एक नया नारा दिया है, खुददार जवान खुददार पाकिस्तान का। नूरुल आरिफीन, लगता यह है कि वो नौजवानों को मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ में नौजवानों की है, वही इस जमात को ज़्यादा ताकत पहुंचाते हैं। इसी तरह से उन्होंने टाइगर फोर्स का भी बनाने का कहा था, वो शायद पता नहीं कहाँ चलेगी टाइगर फोर्स, वो उस तरह से नहीं हो सका काम। लेकिन अब ये एक नई चीज़ वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कामयाब होगी? नहीं, इमरान खान अगर अपने काम में कामयाब हो गए तो फिर बड़े मसाइल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान को उनके काम में कामयाब न होने दिया जाए। जैसे आपने कहा, इमरान खान अपने प्रोग्राम को रोकने पर आमादा नहीं है।
मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को मिल्लत की बका इसी में कि इमरान खान का जो प्रोग्राम है ना, ये जो पाकिस्तान भर में वो लोगों के दिलों में आग लगा करके और ख़ुद एक मरतबा फिर अमीरुल मोमिनीन बनने के तमन्नाई हैं, एक मरतबा फिर उनको अदालत में, इस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया में, हर एक में कीड़े नज़र आ रहे हैं। इससे पहले सब ठीक था, जब तक उनके हक़ में फिज़ा थी तब तक सब ठीक था। कामयाब जवान प्रोग्राम तो उस्मान डार को अगर स्टूडियो में बुला करके बिठाएं तब उनसे पूछ सकते हैं कि कितना उन्होंने जवानों को कामयाब किया। इमरान खान ने एक नया चूरन बेचा है, खुददार जवान खुददार पाकिस्तान। ये इख्तिदार तेल होने के बाद हर आदमी में खुददारी और गैरत, चाहे वो नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ चीगुवेरा बन गए नहीं बन गए, टर्मिनेटर 2 बन करके उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया था जैसे ही बेरोजगार हुए थे कि मुझे क्यों निकाला। इसी तरह से इमरान खान साहब के साथ हुआ है। 1 घंटे पहले तक जब तक इनके हाथ से गेंद नहीं निकली थी इनको सब कुछ ठीक लग रहा था। अपने कसर वजीर आजम में बुलंद मकबरे में ये कैद थे, आवाम रो रही है, चीख रही है, इनका बयान ये आ रहा है महंगाई पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम है। अब आप लाख सीना पीटें, लाख आप कहें कि बंदा खुदा महंगाई से गरीब मर गया, ये आदमी कहता था तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद फिर दूसरा आदमी जो झूठ बोलता था वो था फवाद चौधरी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन का कोर्स अनाउंस करना रह गया था, वो तो शुक्र है कि इनकी हुकूमत चली गई। इन्होंने कहा कि जनाब फिर से नए पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। आप देखिए इमरान खान की लैंग्वेज, पहले जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था सुनामी लाऊंगा, ले आए सुनामी। पाकिस्तान में कहीं कोई चीज़, कोई इदारा, कोई महकमा अपनी जगह नहीं है, सब बर्बाद हो गया। अब ये कह रहे हैं नए पाकिस्तान की जंग। इनसे पूछो ये जंग आप लड़ किससे रहे? मीडिया से, एस्टैब्लिशमेंट से, जुडिशरी से, किस कॉस्ट पे आप ये जंग लड़ रहे हैं? और इस जंग का हासिल क्या होगा? सिर्फ इमरान खान के माथे पर इक़्तिदार का एक मरतबा फिर नेम टैग लगा दिया जाएगा, इनको वॉइसराय पाकिस्तान का डिक्लेयर कर दिया जाए। मार्क माय वर्ड, खुदाए वाहिदुल्लाह शरीक की इज्जत और आबरू की कसम खा के कह रहा हूं, आज इस वक्त इमरान खान के हाथ में इक़्तिदार का हुमा बैठ जाए, इमरान खान को अमीरुल मोमिनीन बना करके ये लोग ले आए, खुदा की कसम खा करके कहता हूं, फिर देखता हूं किधर गए इमरान खान के नजरियात, फिर मैं देखता हूं किधर गई एस्टेब्लिशमेंट की बुराइयां जो आज इनको नजर आ रही हैं, फिर मैं देखता हूं किधर गई अदलिया की बुराइयां जो आज इनको नजर आ रही हैं। इनका आवाम से खिताब करने का इख्तियार क्या छीना? इन्होंने ट्विटर पे आवाम को वर्गलाने का मंसूबा बनाया। कह रहे लाहौर में लोगों को आज़ादी की जंग के लिए बुला रहा हूं, खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहने वाला हर पाकिस्तानी जलसे में आए। इनसे पूछो मामा, जब आप इख्तिदार में थे तो आपको खुद मुख्तारी का चूरन कम पड़ गया था? उस वक्त आपने अवाम पाकिस्तान को ये खुद मुख्तारी जो देनी थी, आपने ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत बहाल करनी थी, कर ली। आपका वजीर बैन अल-अक़वामी सतह पर जाकर के शहरियार आफरीदी पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम पर बट्टा लगा करके आया। आपने उससे पूछा? इनके वजीरों ने, सफीरों ने कहा कब क्या गुलछर्रे की उड़ाए, क्या कुछ किया? इसकी कहानियां इदारों को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे आपको डिग आउट करना पड़ेगा, हमें फिर भी टाइम लग सकता है। लेकिन इमरान खान को तो पता होगा, इनको यह पता था कि राना सनाउल्लाह ने मनशियात फरोशी की, इनको ये पता था कि शहबाज शरीफ ने मकसूद चपरासी को इस्तेमाल किया, इनको ये पता था कि जरदारी ने वो क्या थी वो मॉडल, उसके जरिए से पाकिस्तान से लॉन्चों में पैसे भेजे। इनको नहीं पता तो ये पता कि इन्होंने पाकिस्तान में खुद मुख्तारी के नाम पर जो चूरन बेचा है वो सिर्फ हजियान बका गया है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने आफिया सिद्दीकी का नाम लिए बगैर खुद मुख्तारी का तसव्वुर ही नहीं हासिल करना। इनको नहीं पता कि इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी डिगर पे लगा दिया है, एक ऐसा स्प्लिट, एक ऐसा संगीन स्प्लिट इन्होंने पाकिस्तान में पैदा कर दिया है जिसको भरते भरते भरा जाएगा। और वो भी इदारे अगर आज बहुत शुक्रिया नूर आरिफीन, बहुत शुक्रिया। अब देखना ही है कि आपने जिस तरह जो बात खुददार जवान खुददार पाकिस्तान और जिस तरह सोशल मीडिया पर अब इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे, अब देख लेते हैं कि कितने मकबूल हैं, कितने ज़्यादा लोग उनको वहाँ पर सुनते हैं। कहा यही जा रहा है कि एतराज़ अपनी जगह नूर आरिफीन जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन नौजवान हो, मुल्क का हर छोटा बड़ा वो सब सुनना चाहते हैं इमरान खान को। और सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो जलसों में भी रिकॉर्ड बनाते नज़र आ रहे हैं। और अभी देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर कितने लोग उनको सुनते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।